हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बायोटेक्नोलॉजी के जो लेफ्ट टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है और किस तरीके से वो फाइटो रेमिडिएशन, हेवी मेटल्स रिमूवल, टॉक्सिकेंट रिमूवल के लिए यूज होती है। तो जहाँ पे हमने बायो रेमिडिएशन के बारे में, फाइटो रेमिडिएशन के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस अबाउट बायोटेक्नोलॉजी इन वेस्ट मैनेजमेंट। तो वेस्ट मैनेजमेंट में किस तरीके से बायोटेक का यूज होता है और किस तरीके से बायोगैस और बायोफ्यूल्स क्या होते हैं और यहाँ पे बायोटेक किस तरीके से काम आ रही है इन्वायरमेंट को क्लीन करने में। सो व्हेन वी टॉक अबाउट फर्स्ट थिंग दैट इज बायोगैस, तो बायोगैस जो है वो एनारोबिक डाइजेशन से प्रोड्यूस होती है। मतलब कि जब ऑर्गेनिक वेस्ट जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू उसका एनारोबिक डाइजेशन होता है। एनारोबिक डाइजेशन का मतलब है कि जो ऑक्सीजन की एब्सेंट में हो, मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है पर फिर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ऑर्गेनिक वेस्ट को फीड कर रहे हैं। तो उनकी बॉडी से जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म फीड करेंगे एनारोबिकली या ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करेंगे एनारोबिकली, सो वहां से जो गैस रिलीज होती है दैट इज मेन मीथेन। तो मेनली जो गैस रिलीज होती है वो CH4 यानी मीथेन रिलीज होती है। सो दैट मीथेन रिलीज होती है, बट इसके अलावा और भी बहुत सारी गैसेज रिलीज होती है। तो टोटल वो जो कॉन्स्टिट्यूट करती है उसको हम बोलते हैं बायोगैस। ठीक है। बायोगैस क्यों बोला? क्योंकि बायोलॉजिकल एंटाइटीज हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि फीड कर रहे हैं ऑर्गेनिक मैटर पे। और क्योंकि एनरोबिकली डाइजेशन हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, तो ऐसी गैस रिलीज होगी जो कि जिसकी स्मेल बहुत फाउल होगी, जो कि बहुत सूंघने में बहुत बदबूदार होगी, है ना, क्योंकि ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है वहां पे। सो दिस इज बायोगैस। कंपोजिशन क्या होता है इसका? सो कंपोजिशन सबसे ज्यादा यहाँ पे मीथेन प्रेजेंट होती है, यानी कि 50 to 70% जो इसका पोर्शन है वो मीथेन कॉन्स्टिट्यूट करेगा। इसके अलावा मेजर जो सेकंड गैस होती है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। अपार्ट फ्रॉम दैट और भी बहुत सारी गैसेस होती है, तो मैंने यहाँ पे कंपोजिशन भी परसेंटेज में मेंशन किया हुआ है। मीथेन का कंपोजिशन रहेगा 55 to 70 अराउंड। कार्बन डाइऑक्साइड रहेगी 35 से 40। इसके अलावा हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि H2S रहेगी 0 to 1%। नाइट्रोजन होगी, हाइड्रोजन होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड भी होगी और ऑक्सीजन बहुत कम अमाउंट में होगी। सो मेन जो गैस है वो है जो कि फाउल स्मेल देती है, दैट इज मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसीलिए कभी भी अगर आप देखेंगे कि बायोगैस जो प्लांट होता है जहाँ पे बायोगैस फॉर्मेशन होती है, तो जब वहां को उस पोर्शन को या उस रिएक्टर को ओपन किया जाता है तो उसमें से बहुत गंदी स्मेल आती है। तो उसका कारण यही है क्योंकि मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हुई है वहां पे। कहाँ पे इसका यूज किया जाता है? इसका यूज किया जाता है कुकिंग में, पावर जनरेशन, वेस्ट ट्रीटमेंट के लिए। डाइजेस्टर कौन कौन से होते हैं? सो डाइजेस्टर की अगर हम बात करें, डाइजेस्टर की अगर हम बात करें तो डाइजेस्टर इसमें होते हैं हमारे दो तरीके के, फ्लोटिंग डोम और एक होता है फिक्स डोम बायोगैस प्लांट। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डाइजेस्टर होता क्या है, मतलब क्या है डाइजेस्टर का। सो डाइजेस्टर जो है ना एक चेम्बर होता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है दिस इज अ चेम्बर काइंड ऑफ थिंग, है ना। और उसी तरीके से यहाँ पे सो डाइजेस्टर जो होता है वो एक चेम्बर के जैसा होता है, एक टैंक होता है जहाँ पे बायोगैस प्रोड्यूस होती है। ठीक है। अब जहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर है वहां पे फीड कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो गैस का जनरेशन होगा। तो जहाँ पे वो सारा काम हो रहा होता है उस मेन चैम्बर को या उस टैंक को हम कहते हैं डाइजेस्टर। सो ये बिल्कुल ऐसे है, इसको आप ऐसे समझिए जैसे हमारा स्टमक है। स्टमक में क्या होता है, फूड जाता है, वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, वहीं पे HCl रिलीज होता है। होता क्या है कि फूड में चर्निंग होती है, सॉरी, स्टमक में फूड की चर्निंग होती है। सो दैट पोर्शन, दैट टैंक काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, और फिर वहां से कुछ गैसेस भी रिलीज होती है ना। वही जो पोर्शन है उसी को क्या कहा जाता है, मेन चैम्बर, टैंक या डाइजेस्टर। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर की बात करूँ तो ये एयर टाइट होता है और ऑक्सीजन फ्री होता है। मतलब कि ये जो चेम्बर होता है दैट इज सील्ड, एयर टाइट होगा ताकि ऑक्सीजन जो है वो एंटर ना करे। क्यों एंटर ना करे? क्योंकि ऑक्सीजन फ्री इन्वायरमेंट वहाँ पे क्रिएट होता है, एनारोबिक कंडीशंस वहाँ पे क्रिएट होती है, तो ऑक्सीजन वहाँ पे नहीं अलाउ है जाना, तो इस वजह से उसको एयर टाइट किया जाता है। और नीचे क्या होता है, इसमें ऑर्गेनिक वेस्ट होता है। ऑर्गेनिक वेस्ट जैसे कि किचन वेस्ट, काउ डंग, एग्रीकल्चर रेजिड्यू, सीवेज, या फिर जो भी ऑर्गेनिक मैटर जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज कर सकते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे होती हैं। डाइजेस्टर जो है वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है फ्लोटिंग डोम, एक होता है फ्लोटिंग डोम और दूसरा होता है हमारा फिक्स डोम बायोगैस प्लांट। अगर हम बात करें फ्लोटिंग डोम
बायोगैस डाइजेस्टर की। सो यहाँ पे फ्लोटिंग डोम डाइजेस्टर जो होता है एक तरीके का ऐसा बायोगैस प्लांट है जहाँ पे जो गैस होल्डर होता है यानी कि जो ड्रम होता है वो फ्लोट करता है। वो फ्लोट करता है अप एंड डाउन। वो एक तरीके से अप एंड डाउन, ये वाला अगर आप देखें फ्लोटिंग डोम बायोगैस प्लांट, सो इट मूव्स, या एक तरीके से ये फ्लोट अप करता है अप एंड डाउन स्लरी के ऊपर। ठीक है। और वो डिपेंड करता है कि कितना वहाँ पे गैस प्रोड्यूस हुई है। सो बेसिकली फ्लोटिंग इज समथिंग की जो फिक्स नहीं है। सो इसलिए हमने उसको क्या बोला है, फ्लोटिंग बोला है। और अगर हम बात करें सेकंड टाइप की, तो इसमें अगर आप देखेंगे, सो फिक्स डोम, क्योंकि नाम से ही जैसे हमें पता चल रहा है कि दिस इज समथिंग जो मूव नहीं कर रहा है, जो फिक्स है एक जगह पे। सो फिक्स डोम टाइप में क्या होता है कि एक तरीके का ऐसा बायोगैस प्लांट है, ये बायोगैस डाइजेस्टर टैंक है, जहाँ पे जो गैस होल्डर होता है वो परमानेंटली बिल्डअप होता है वहीं पे। जो हमारा पूरा स्ट्रक्चर होता है उसके पार्ट के तौर पे ही वही वो फिक्स होता है वहीं पे गैस होल्डर, और वो परमानेंटली वहीं पे क्या होता है, स्टिल होता है। सो एज यू कैन सी इन द पिक्चर, जैसे आप देख सकते हैं कि ये वाला जो है दिस इज फ्लोटिंग डोम बायोगैस प्लांट। सो फ्लोटिंग डोम में जैसे कि ये गैस स्टोव है, यहाँ पे गैस कंट्रोल वाल्व है, ये गैस होल्डर है, और ये मिक्सिंग टैंक है, इनलेट पाइप है, डाइजेस्टर टैंक है, इनलेट टैंक है। ये पार्टीशन वॉल है जो दोनों को अलग करती है। किसको अलग करती है? ये जो मिक्सिंग टैंक, यहाँ से जो कंटेंट आ रहा है और यहाँ से जो कंटेंट जा रहा है, उन दोनों को ये बीच में अलग कर रही है। सो दिस इज समथिंग फ्लोटिंग डोम बायोगैस प्लांट। एज यू कैन सी फिक्स डोम टाइप बायोगैस प्लांट, तो आप देख सकते हैं मिक्सचर यहाँ से आएगा, ये इस स्ट्रक्चर में फिक्स है। ठीक है। ये ओवरफ्लो चैम्बर है, अगर इन केस बहुत भर जाता है, ओवरफ्लो होता है, ओवरफ्लो चैम्बर है, यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, यहाँ से गैस मूव करेगी, ये वॉल्व है, और यहाँ से बायोगैस रिलीज हो जाएगी। सो दिस इज फिक्स डोम टाइप। सो ये तो बात की हमने बायोगैस की। अब बात करते हैं बायो फर्टिलाइजर्स की। सो बायो फर्टिलाइजर्स, अब देखिए जब भी हम बायो की बात कर रहे हैं ना, तो वी देयर इन्वॉल्व सम काइंड ऑफ लिविंग एंटाइटी, और मेनली यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है। सो फर्टिलाइजर जैसे कि आपको पता ही है कि जो हम खेतों में डालते हैं, जो केमिकल्स हो सकते हैं, जो नेचुरली मेड हो सकते हैं, सो जो कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, बेसिकली खाद उनको बोला जाता है, और वो हमारी मिट्टी को उपजाऊ बनाने में हेल्प करते हैं, और हमारी जो क्रॉप्स है उसकी प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करते हैं न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करके। सो बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं फिर? बायो फर्टिलाइजर्स ऐसे फर्टिलाइजर्स होते हैं दैट यूज लिविंग माइक्रोब्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म, बेसिकली माइक्रोब्स, क्योंकि माइक्रोब्स लिविंग होंगे। सो लिविंग माइक्रोब्स दैट एनरिच सॉइल न्यूट्रिएंट। सो बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है फर्टिलाइजेशन के लिए, फर्टिलाइज करने के लिए मिट्टी को। एक तरीके से फर्टिलाइजर्स में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फर्टिलाइजर बनाएंगे, या फिर लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करेंगे मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाने के लिए। सो इसी को कहा जाता है बायो फर्टिलाइजर्स, क्योंकि फर्टिलाइजर्स कोई भी वो चीज होती है जो उपजाऊ शक्ति को बढ़ाती है, जो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है ना। अब टाइप्स क्या होते हैं इसमें? जैसे कि राइजोबियम है, एजेटोबैक्टर है, एजोस्पाइरलम है, साइनोबैक्टीरिया है, तो ये कुछ टाइप्स हैं। फंक्शन क्या क्या है इनके? जैसे राइजोबियम जो बैक्टीरिया है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करता है। एजेटोबैक्टर जो है वो फ्री लिविंग बैक्टीरिया है, ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। एजोस्पाइरलम जो है वो प्लांट की ग्रोथ को बूस्ट करता है, और साइनोबैक्टीरिया जो है ये नाइट्रोजन को फिक्स करता है, स्पेशली पेडी फील्ड या राइस फील्ड की हम बात करें वहां पे। अब बेनिफिट्स क्या हैं इनके? क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि कोई भी हम केमिकल्स लेबोरेटरी में प्रिपेयर नहीं कर रहे, तो हमें कोई भी अदर केमिकल्स की नीड नहीं है, अदर हमें किसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, स्किल्ड स्टाफ की ज़रूरत नहीं है, अलग से लैब की ज़रूरत नहीं है। तो कहीं न कहीं ये पैसे सेव कर रहे हैं हमारे। तो कहीं न कहीं एक तरीके से हम इसको फाइनेंशियली वायबल बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि कॉस्ट इफेक्टिव। और इको फ्रेंडली तो ये है क्योंकि लिविंग एंटाइटीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज हो रहे हैं, तो जो कि नेचुरली प्रेजेंट है हमारे इन्वायरमेंट में। सॉइल की फर्टिलिटी को, सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स को ये इंक्रीज करता है, और यहाँ पे केमिकल्स यूज नहीं हुए हैं, तो इस वजह से लॉन्ग रन में मिट्टी के लिए लाभदायक है, नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा। सो नेक्स्ट वी हैव कंपोस्टिंग। तो कंपोस्टिंग की हम बात करें तो प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इनटू स्टेबल ह्यूमस यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट होता है उसको जब कन्वर्ट किया जाता है ह्यूमस की फॉर्म में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब उसको डिग्रेड कर देते हैं तो वो स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, वो अपने सिंपलर सब्सटेंसेस में टूट जाता है, और उस ब्लैकिश ब्राउन जो कंटेंट है आफ्टर डिग्रेडेशन उसको हम बोलते हैं ह्यूमस।
है ना? तो वो जो ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाता है, दैट दैट थिंग इज़ नोन एज़ कंपोस्ट। अब सबसे पहले इसमें कलेक्शन होता है, मिक्सिंग होती है, एरिएशन होता है, फिर जाके माइक्रो ऑर्गेनिज़्म उस एक तरीके से ऑर्गेनिक कंटेंट को क्या करते हैं, डिग्रेड करते हैं। फिर होती है क्यूरिंग, देन उसका एप्लीकेशन होता है, मतलब हम उसे अप्लाई करते हैं। अगर हमें हमारे कोई इंडोर प्लांट्स है वहाँ पे यूज़ करना है तो वहाँ पे कर सकते हैं, हम अपनी क्रॉप्स में कर सकते हैं, गार्डन्स में कर सकते हैं। एंड प्रोडक्ट क्या होता है? एंड प्रोडक्ट हमारा होता है न्यूट्रिएंट रिच कंपोस्ट। तो बेसिकली जो कंपोस्ट निकल के आती है वो न्यूट्रिएंट रिच होती है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने डिग्रेड किया है ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को और स्टेबल फॉर्म में उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। तो न्यूट्रिएंट्स मिट्टी में एक तरीके से मिल जाते हैं। नेक्स्ट वी हैव वर्मी कंपोस्टिंग। तो वर्मी जैसे नाम से पता चल रहा है, वर्मी इज समथिंग जो वर्म्स का जहाँ पे यूज किया गया, कीड़ों का जहाँ पे यूज किया गया है। तो स्पेशली यहाँ पे यूज किए जाते हैं एसिना फेटिडा। एसिना फेटिडा जो है अर्थवर्म का साइंटिफिक नेम है। एसिना फेटिडा अर्थवर्म यहाँ पे यूज किया जाता है। इसके अलावा अलोंग विद माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का भी यूज किया जाता है, बट क्योंकि हम वर्मी कंपोस्टिंग की बात कर रहे हैं तो मेन यहाँ पे अर्थवर्म्स का यूज किया जाता है। तो अर्थवर्म जो है दे आर ऑल्सो लिविंग एंटाइटी, और वो ऑर्गेनिक वेस्ट को फीड करते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट पे फीड करते हैं अपनी एनर्जी को लेने के लिए। तो ऑर्गेनिक वेस्ट पे जब अर्थवर्म फीड करते हैं तो वो उसको ब्रेक डाउन करते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस में, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर रहे थे, ठीक है। सो जब यही काम, यही ब्रेकडाउन, यही डिग्रेडेशन जब हम वर्म्स की मदद से, अर्थवर्म की मदद से करते हैं, सो उसी को कहा जाता है वर्मी कंपोस्टिंग। और वर्मी कंपोस्टिंग का जो एंड प्रोडक्ट होता है, यानी कि जो खाद हमारे पास बन के आती है, उसको हम कहते हैं वर्मी कंपोस्ट। और वर्मी कंपोस्ट जो है वो बहुत सारे माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, तो इनमें रिच होती है, और साथ ही साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट में भी रिच होती है। तो मैक्रो और माइक्रो दोनों तरीके के न्यूट्रिएंट उस खाद में होते हैं। एडवांटेज क्या है इसका? एडवांटेज ये है कि बहुत फास्टर तरीका है, ये जल्दी से हमें अवेलेबल हो जाता है। और जब मिट्टी में इसको मिलाया जाता है तो ये मिट्टी के सॉइल के स्ट्रक्चर को, जैसे कि उसका पोर साइज है, उसमें न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी है, उसका टेक्सचर है, उसके स्ट्रक्चर को एक तरीके से इम्प्रूव करता है। और वहाँ पे माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट दोनों के कंटेंट को क्या करता है, इंक्रीज करता है। सो जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग आपको यहाँ से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। एज यू कैन सी दिस थिंग, मैं इसको एक बार स्मॉल कर देती हूँ। हाँ, नो, आई थिंक नाउ दिस इज विजिबल। सो जैसे आप देख सकते हैं, ये है वर्मी कंपोस्टिंग पूरा कुछ इस तरीके का सेटअप बनाया जाता है। सबसे पहले जो है अगर इन केस इसको दो तरीके हैं एक तरीके से वर्मी कंपोस्टिंग के, इन सीटू और एक्स सीटू। या तो आप वर्म्स को एक्स इन सीटू यानी कि ऑन द साइट आप अ, डाल दीजिए, मतलब आप वर्म्स लेके गए और आपने खेत में या मिट्टी में उसको डाल दिया, तो वहीं पे कंपोस्टिंग होती रहेगी, है ना? एक दूसरा तरीका है एक्सीटू, यानी कि आप वर्म्स को एक तरीके से ग्रो करा रहे हैं एक अलग एनवायरनमेंट में, जो कि आपके खेत से बहुत दूर है। तो बेसिकली आपने नेचुरल साइट से ले जाके उनको ग्रो कराया पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में, एंड देन जो भी कंपोस्ट बनी आप उसको जाके अपने खेतों में, अपने गार्डन्स में या फिर अपने इंडोर प्लांट्स में डाल रहे हैं। सो ये दूसरा तरीका है। तो यहाँ पे जो दिखाया गया है वो एक्सीटू है, जहाँ पे पूरा सेटअप बना के वर्म्स को या अर्थवर्म को ग्रो कराया गया है। तो सेटअप कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले कवर होता है, देन वी हैव एयर वेंट्स, क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत भी पड़ती है फीडिंग करने के लिए। ऊपर होती है वार्म ब्लैंकेट, फिर यहाँ पे एयर वेंट्स होती है ताकि एयर फ्लो हो सके। एक्टिव एरिया फॉर स्क्रैप्स एंड वर्म्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारा जो ऑर्गेनिक मैटर है, जैसे आप देख सकते हैं वाटरमेलन है, ये वेजिटेबल पील्स हैं, ये फ्रूट पील्स हैं, बनाना पील्स हैं। तो इस तरीके से बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर वहाँ पे डाल दिया जाता है फीड के लिए। देन वी हैव अर्थवर्म। सो वर्म कास्टिंग, अर्थवर्म को वहाँ पे एक तरीके से डाला जाता है, और ये आप देख सकते हैं ये वाले, ये अर्थवर्म्स हैं इस तरीके से। सो ये दोनों ही जो है एक्टिव एरिया है जहाँ पे अर्थवर्म फीड कर रहे हैं। तो अर्थवर्म ने इनको फीड किया, इनको ब्रेक डाउन किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ब्रेक डाउन हो गया है। देन उसको और ब्रेक डाउन करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, वर्म कास्ट बन जाएगी, जो कंपोस्ट हमें चाहिए वो बन के तैयार हो जाएगी। आप देख सकते हैं ये कास्ट या कंपोस्ट बन के तैयार हो गई। इसके अलावा वहाँ से जो भी वाटर रिलीज़ होगा, उसके लिए यहाँ पे ड्रेनेज होल्स हैं, तो एक्सेस जो वाटर है वो रिलीज़ हो जाएगा।
यहाँ पे है वार्म टी कलेक्शन एंड टैप फॉर टी। तो यहाँ से आप इसको एक तरीके से जो भी ड्रेनेज होल्स है वो जो भी एक्सेसिव कंटेंट है वो यहाँ से रिलीज हो जाएगा। सो दिस इज हाउ कंपोस्ट इज मैन्युफैक्चर्ड। तो इस तरीके से वर्मी कंपोस्ट को मैन्युफैक्चर किया जाता है या वर्मी कंपोस्ट को बनाया जाता है अर्थवॉर्म की मदद से। सो ये तो बात थी वर्मी कंपोस्टिंग की। अब बात करते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की। ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, अलग टॉपिक है। सो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आई होप आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्मी कंपोस्टिंग एंड कंपोस्टिंग क्या होता है, बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, फिक्स डोम, फ्लोटिंग डोम टाइप बायोगैस डाइजेस्टर्स क्या होते हैं और बायोगैस का कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है। सो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी कि किस तरीके से हम वेस्ट को मैनेजमेंट करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, वर्म्स का, बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म का किस तरीके से हम यूज करते हैं। टेक्नोलॉजी और लिविंग ऑर्गेनिज्म को किस तरीके से मिला के हम उसको वेस्ट मैनेजमेंट में अप्लाई कर रहे हैं, ये हमने यहाँ पे पढ़ा। सो आई होप आप सभी को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो यू आर फ्री टू आस्क मी एनीवेयर इन कमेंट सेक्शन। ऑल्सो यू कैन मेल मी, मेल आईडी is right there in the description. No, sorry, not in description box, in the channel description. In the channel description box mail id is given also। वहाँ पे कॉलम आता है मेल आईडी का, वहाँ पे भी मेल आईडी गिवन है। तो आप की कोई भी क्वेरी है आप मुझे डेफिनेटली मैसेज कर सकते हैं। आपके कोई भी टॉपिक्स हैं या आपका कोई भी एग्जाम आने वाला है जिसमें इन्वायरमेंटल साइंस स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, यू कैन डीएम मी फॉर दैट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको ये नोट्स एक्सेस करने, अगर आपको नोट्स की ज़रूरत है क्योंकि एचपीएससी साइंटिस्ट बी का एग्ज़ाम परसों ही है, तो वी हैव वेरी लेस टाइम, मतलब है ही नहीं हमारे पास टाइम, ये समझ के चलिए। सो अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स का जो लिंक है वो मैं आई बटन एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगी कि किस तरीके से आपको नोट्स एक्सेस आप कर सकते हैं, किस तरीके से सारी चीज़ें आपको अवेलेबल होंगी। सैम्पल नोट्स अगर आपको देखने हैं उनकी भी वीडियो में आई बटन और डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगी। और नोट्स जो हैं आपको सभी यूनिट्स के मिलेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको सैम्पल क्वेश्चंस भी मिलेंगे, कुछ टिप्स भी आपको मिलेंगे कि आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करते टाइम आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और क्या क्या डूज रहेंगे, क्या क्या डोंट्स रहेंगे, किस तरीके से आपको आंसर राइटिंग करनी है, और सैम्पल आंसर्स भी आपको मिलेंगे पीडीएफ की फॉर्म में। सो दिस इज द ऑल कंटेंट, दिस इज ऑल व्हाट आई मेड अवेलेबल ऑन OneDrive. So you can definitely access the notes, and I'll pin the video in description as well as in I button. So thank you for listening me so patiently. Bye bye.